बिहार की चुनावों का तारीखों का ऐलान हो चुका है। वोटिंग की तारीखें आ चुकी हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि 14 नवंबर को शोभना बिहार का जनादेश आ जाएगा। बिल्कुल। और आज ताल ठोके जो है वो रोज आप अनुराग मुस्कान के साथ देखते हैं, आज लेकिन ताल ठोके में हम दोनों बात करेंगे बिहार चुनाव की। बात होगी 4 अति विशेष मुद्दों के चुनाव पर असर की। बिल्कुल, देखिए यहाँ समझना होगा कि बिहार चुनाव जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। देश का पहला विधानसभा चुनाव है ऐसा जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। ऐसे में ये समझना होगा कि इस ऑपरेशन का बिहार पर कितना असर होगा और किस वर्ग में होगा। क्या ये युवा वोटर्स या राष्ट्रवादी सोच वाले मतदाताओं पर असर डालेगा? बिल्कुल। और इसी तरह से बिहार चुनाव जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद हो रहा है, पहला चुनाव है, लिहाजा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आम लोगों और व्यापारी वर्ग पर इसका कोई असर होगा। और देखिए इसी तरह से ये चुनाव देश के कई हिस्सों में चल रहे आई लव मोहम्मद विवाद के बीच भी हो रहा है। हम समझेंगे कि आखिर इसका कितना असर होगा। क्या ये मुद्दा चुनाव को कुछ हद तक ध्रुवीकरण की ओर ले जाएगा? और जो चौथा मुद्दा है और बड़ा मुद्दा है वो है वोट चोरी के आरोपों का। इस आरोप के बाद ये पहला चुनाव है, लिहाजा यहाँ ये भी देखना बहुत दिलचस्प रहेगा अनुराग कि बिहार चुनाव पर वोट चोरी का इशू कितना असर डालता है। क्या ये मुद्दा सच में जमीन तक, वोटर तक पहुंचा है? चलिए, तो सभी मेहमानों से हमारी गुजारिश है, नम्र निवेदन है और ये उम्मीद भी रहेगी कि वो फोकस्ड रहेंगे। मेहमानों बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। जब सरकार बनी उसके बाद हमने काम करना और नई सरकार के गठन के बाद से मुस्लिम समुदाय के लिए सब काम करना। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। अरे अब तो जाकर आपने बीजेपी के झोली में गिरे हैं, आरएसएस के झोली में गिरे हैं। भारत के सभे मतदाता के अभिनंदन करता रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बनी। तो आइए डिबेट की शुरुआत करते हैं। और शोभना, आज जो मेहमान हमारे साथ ताल ठोके में हैं उनका एक तारुफ करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर जफर इस्लाम हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा जेडीयू से हमारे साथ परिमल कुमार प्रवक्ता रहेंगे। प्रोफेसर विनीत कुमार हैं एलजेपीआर से हमारे साथ। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ बादशाह आलम हैं, प्रवक्ता हैं आप आरजेडी के और बड़े फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। डॉक्टर टीना करमवीर हमारे साथ रहेंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता। बिल्कुल। और रामकृपाल जी हमारे साथ रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अरविंद मोहन जी, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद होंगे। और साथ में बिहार की अच्छी जानकारी रखने वाले अवधेश कुमार जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे। शुरुआत मुझे लगता है कि आरजेडी के प्रवक्ता आलम साहब के साथ हमें कर लेनी चाहिए। और आलम साहब, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। आप लोग तो ये कह रहे थे कि एकदम छठ के बाद चुनाव हो, लेकिन 10 दिन का समय तो लगेगा। 6 तारीख को पहला चुनाव होगा। क्या आलम है सर? देखिए क्या जी, जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि 4 चरण पे हम लोग बात करेंगे आज, तो जो ये एसआईआर का मुद्दा था उसको आपने चौथे नंबर पर डाल दिया। कि ये 3 नंबर हम पहले डिस्कशन करेंगे। जो मेन मुद्दा बिहार का है तो एसआईआर का मुद्दा 1 नंबर पे आना चाहिए। तो ले आइए ना, पहले नंबर पे ले आइए, इसी पे बात करते हैं। बिहार में इस वक्त इलेक्शन जो है, बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई, लॉ एंड ऑर्डर, इस पे तो बात हो ही नहीं रही है। बस एसआईआर के ऊपर सिर्फ बात हो रही है। तो एसआईआर की मुद्दा और जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपने, अरे सुनिए आलम साहब, बाकी मुद्दे आप ही ने तो गायब कर दिए। आपको उठाने चाहिए थे ना बराबर से। आपने सिर्फ एसआईआर के मुद्दे पर वोट चोर गद्दी छोड़ कर 24 जून से जब से एसआईआर लागू हुआ है, हम एक ही सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये जो है इतना जल्दी इनको करने की क्या जरूरत थी।
अब ये अपने को संवैधानिक संस्था बताते हैं, लेकिन जो सवाल 2024 जून में था वो आज भी है। एक सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। आलम साहब सुन तो लीजिए, फाइनल वोटर लिस्ट रिलीज कर दी है और हर वोटर को ये कह दिया है कि साहब अपना नाम चेक कर लीजिए, अगर नहीं है आपका नाम तो आपके पास समय है, आप वहां के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास, मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। तो अब ये सारे प्रावधान तो हैं। अब तो सारे प्रावधान है, तो मुझे लगता है कि अब ये मुद्दा तो खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, ये मुद्दा अभी तक वो सॉल्व ही नहीं हुआ तो खत्म कैसे हो जाएगा? ये मुद्दा हमारी पार्टी भी लगे रही है, हमारे बीएलए भी लगे रहे और हम लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया टाइम में टाइम, जितना हम कर सकते थे हमने किया, लेकिन उसको कंसीडर कहाँ किया गया? जो ड्राफ्ट लिस्ट आया था उस ड्राफ्ट लिस्ट में और आज जो फाइनल लिस्ट आया है इसमें क्या डिफरेंस है? उन जो त्रुटियों को कमी की गई क्या? बिल्कुल कोई कमी नहीं की गई, बल्कि और वोटर के नाम काट दिए गए इसमें। उसमें 65,000 लाख का था, इसमें आपका 69 लाख का वोटर नाम काट दिया गया, जिसमें खास तौर से महिलाओं के वोटर काटे गए हैं उसमें। तो महिला वोटर तो वैसे भी कहा जाता है मोदी जी का वोटर है। अच्छा एक बात बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी का वोटर है? बादशाह आलम साहब, जो अगर मोदी जी के वोटर हैं, बादशाह आलम साहब सुनिए, पर्चा बाद में पड़ेगा, सुनिए बादशाह आलम साहब, 69 लाख नाम कटे आपके हिसाब से, मुझे 69 लोग भी दिखाइए सड़क पर जो आपके साथ में इस मुद्दे को लेकर। नहीं, आप ये चुनाव आयोग से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि एसआईआर कराया गया है आपके घुसपैठियों के ऊपर? तो कितने घुसपैठिए मिले आपके पास आएंगे इस समय हमारे रिपोर्टर प्रशांत फील्ड में मौजूद है, आप जरा ये आरजेडी के नेता मौजूद है। प्रशांत, ओवर टू यू। जी, मैं देखिए हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं और शक्ति जी से मैं बात करता हूं। देखिए, चुनाव आयोग ने तिथि भी निर्धारित कर दी है, नॉमिनेशन की तारीख निर्धारित कर दी है, काउंटिंग की तारीख निर्धारित कर दी है। अब आप लोगों को क्या कहना है? चुनाव की तारीखों के ऐलान आज हुए, आचार संहिता प्रभावी होगा, समय सीमा 6 तारीख है ना, 17 और 20 नॉमिनेशन की तिथि रखे गए, 6 और 11 वोटिंग की तिथि रखे गए, 14 काउंटिंग की तिथि रखे गए और इतने कम समय में नॉमिनेशन भी करनी है। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों दिल्ली से साथ आई थी, समीक्षा बैठक भाजपा भी कर रही थी और इलेक्शन कमीशन भी कर रही थी। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पद पे जो आसीन, गुप्ता कहाँ से हो गए? यही बात अगर हम लोग बोलेंगे लालू प्रसाद जी को लालू यादव बोल रहे, आप लोग तो कुछ बोलते हैं, मीडिया वाले आप लोग बोलते हैं ना, खैर वहाँ नहीं जाना चाहते। तो जो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ऐसे तो हम लोग 24/7 चुनाव के लिए तैयार रहते। बिहार ने प्रशासनिक अराजकता देखी है, दंश भुगता है, भ्रष्टाचार के दंश भुगतते हैं प्रतिदिन बिहार। थाना हो, ब्लॉक हो, सचिवालय हो, नोटों के बंडल जलाए जाते हैं इंजीनियर के घर, पाइप जाम होते हैं, 100 करोड़ इंजनों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, 80,000 करोड़ सरकार हिसाब नहीं दे रही है, महालेखाकार पूछ रहा है, मुख्यमंत्री अचेत हैं, माइंडलेस गवर्नमेंट है। भाजपा दिल्ली से सरकार चला रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये समझती है बिहार है ये लोकतंत्र की प्रथम जननी वाली भूमि है, ये लिच्छवी गणराज्य जिसके अतीत सुनहरे अतीत हैं। वो चाहती है घूस के आधार पर हम बिहार को जीत ले जाएं। बिहार कभी घूस बर्दाश्त नहीं करता। इस बार आपका लक्ष्य क्या है? अरे मैंने क्या कहा, कितनी सीटें? चंपारण की माटी आज भी लोग याद करते हैं। ठीक है प्रशांत, तो देखिए ये जो है आरोप प्रत्यारोप, दावे वादे, ये सब चलेगा। अब चुनावी बिगुल बच चुका है और सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दावे जिसे कहा जाए कि पेश करने शुरू कर दिए। बादशाह आलम से छूट गया था शोभना, वो अब शक्ति बोल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि बादशाह जी अब थोड़ी देर आप शांत रहें। हाँ, जफर इस्लाम साहब का मैं रुख करूंगी। जफर इस्लाम साहब, चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग आप सभी राजनीतिक दलों की थी वो थी कि एकदम छठ के बाद चुनाव कर दिया जाए, क्योंकि जितने बिहार के लोग बाहर के राज्यों में होते हैं वो बिहार उस समय पहुंचे हुए होते हैं। अब 10 दिन का जिसे कहा जाए कि अंतर है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो स्वागत है चुनाव आयोग का, जो उन्होंने डेट्स का अनाउंसमेंट किया, पोलिंग डेट्स का।
लेकिन चुनाव आयोग अपने आप ने सभी दलों से चर्चा किया और सभी दलों के जो फीडबैक थे, अब देखते एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे जेडीयू को मैंने देखा, जेडीयू ने एक ही बार में पूरे चुनाव की मांग की, आरजेडी ने 2 बार चुनाव की मांग, 2 चरणों में चुनाव की मांग की। तो ऐसे कई लोगों ने अलग अलग तरह से मांगे की होंगी और उसको जो सही जो उसमें समीकरण बना उसके हिसाब से चुनाव आयोग ने ये अनाउंसमेंट किया है और मेरे ख्याल से सब चीज़ को देखते हुए किया है। इस पे किसी पर्टिकुलर त्यौहार से जुड़ा नहीं होना चाहिए, किसी एक चीज़ से जुड़ा नहीं। कई लोग कह रहे थे त्यौहार के समय नहीं होना चाहिए। आपने सुना अभी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे, उनसे कई बार सुना कि त्यौहार के साथ नहीं होना चाहिए, कई बार कह रहे त्यौहार के साथ बाद गैप देना चाहिए। तो चुनाव कमीशन के इलेक्शन कमीशन के पास चुनौती होती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से चाहता है। ठीक है, मतलब आप संतुष्ट हैं, लेकिन सबको ध्यान में रखते हुए मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर टीना करमवीर हैं कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन। डॉक्टर टीना, अब सवाल ये है कि अगर मैं ये देखूं जो हमने लाइन ली आज डिबेट की कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, आप मानती हैं इसका एज मिल सकता है एनडीए को, या फिर जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद पहला चुनाव होने जा रहा है विधानसभा चुनाव, तो इसका एज मिल सकता है एनडीए को? आप कहती हैं एसआईआर का मुद्दा, वोट चोर गद्दी छोड़, ये एनडीए मानता है कि इसकी हवा निकल चुकी है, कोई नहीं खड़ा आपके साथ, केवल विपक्ष सुर में सुर मिला रहा है एक दूसरे के, जनता आपके साथ नहीं है। तो कितना इंपैक्ट आप देख रही हैं, विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है? आप लोगों की जीत का दावा है, तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार कर चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन चुनाव में अगर मुद्दों की बात करें तो जिन मुद्दों को मैंने गिनाया, इसके बीच कहां खड़ा है विपक्ष? जी देखिए, 14 नवंबर को एनडीए की विदाई है साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि किस प्रकार से आज 10,000 रुपए डाल दिए गए खातों में। वोट चोर जो है वो किस तरीके से रिश्वत दे रहे हैं महिलाओं को, साफ तौर पर है ये। आप महिलाओं को क्या खरीदना चाहते हैं? आपको जो पता है कि आप भी 8,000 रुपए दे रहे थे भाई, यूपी में आपने भी 8,000 रुपए का ऐलान किया था, तो इसका क्या मतलब था कि आप वोट खरीद रहे थे? नहीं, ये बिल्कुल वोट खरीदने का है। सीधा सवाल जवाब देना चाहिए था चुनाव आयोग को। आज तो इंतजार कर रही थी ना महिलाएं कि जिस तरीके से साफ तौर पर अब ये स्पष्ट हो चुका है कि इन्होंने जो 10,000 दिए हैं ये खरीदने के लिए दिया है। और चुनाव आयोग को अब महाराष्ट्र में तो आपने एक फेज में करवा दिया था, करवाना चाहिए था ना, अब क्यों 2 फेज में करवा रहे हैं आप चुनाव? तो देखिए, सब चुनाव जो तैयारी की गई है, ये 2 गुजरातियों ने तैयारी शुरू की है और चुनाव आयोग ने आके अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे दिया है। लेकिन डॉक्टर टीना, ऐसा लगता है कि हम चुनाव लड़ने से पहले ही, नतीजे आने से पहले ही इतने डिफेंसिव हो जाते हैं कि अगर कुछ भी नतीजे हमारे खिलाफ आए तो हमने तो पहले से दरी बिछा दी है साहब। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे आपको सुन? देखिए, अगर नहीं बिल्कुल, क्योंकि वोट चोर ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि पलायन पर चुनाव लड़ना चाहिए था, विकास के मुद्दों पर या बेरोजगारी पर मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेके जाइए ना जनता तक, किसने आपको रोका इन मुद्दों को लेके? आप तो एसआईआर तक अपने चुनावी कैंपेन को आप लोगों ने समेट दिया, आपने वोट चोरी के सेंटेंस पर अपने चुनाव प्रचार को समेट दिया राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने। महाराष्ट्र में क्या किया? महिलाओं को छड़ा या नहीं हो चुका है? महिलाएं तो बिहार का चुनाव करती है ना। मैं जिस तरीके से मैं और शोभना जानना चाह रहे हैं कि आपने तमाम मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, ये आपने नहीं उठाया, आपने एसआईआर का मुद्दा उठाया। 69 लाख वोट कटे, 69 लोग भी आपके साथ शामिल नहीं है, तो ये आपकी बड़ी हार नहीं है? ये वोट चोरी इस सदी का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप सुनिए बात ध्यान से, वोट चोर करके जो इस सरकार में बैठे हैं, ये सदी का इसलिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये सरकार तो यही सोच रहे थे कि वोट मिल रहे हैं इनको सब पसंद कर रहे हैं। नहीं साहब, इनको पसंद नहीं कर रही जनता, वोट तो इनके खिलाफ देती है। लेकिन ये जिस तरीके से वोट चोरी, कहीं वोट घटाएंगे। अच्छा, इस बार अगर बिहार का चुनाव आप और आरजेडी जीत जाते हैं तो ये वोट चोरी का मुद्दा तब भी एग्जिस्ट करेगा या बिहार में नहीं हो पाएगा? हम लोग जनता के बीच में है, ये चुनाव जनता लड़ेगी। ये कोई आरजेडी या ठीक है। डॉक्टर टीना ने जो सवाल उठाया इस पर परिमल कुमार का जवाब ले लेते हैं। परिमल कुमार जी, आपका जवाब इस पर। देखिए, बेसिकली सबसे पहले मैं बिहार की महान जनता, जो बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और हमारी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, एनडीए के घटक दल के डीएनए में लोकतंत्र है। लेकिन महागठबंधन जो है हमारे सामने है, विपक्षी पार्टी या जो वोट चोर गद्दी चोर का नारा देते हैं, वो वंशवादी है, परिवारवादी है, उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वो किनशिप को प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। और सर, तो मुझे लगता है कि आपकी पार्टी के डीएनए में सत्ता के लिए दल बदलना है। कभी किसी का साथ थाम लेते हैं, कभी किसी का साथ थाम लेते हैं। नहीं शोभना जी, आप समझिए कि लोकतंत्र का मीनिंग क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल।
लोकतंत्र का उद्देश्य है जनता का कल्याण करना, जनता का विकास करना, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, सुशासन तो उसके लिए किसी का भी दामन थाम लेंगे। समझिए, एक दल की हम बुराई करेंगे, एक दल को हम चोर कहेंगे, लेकिन सत्ता के लिए उसी के साथ आ जाएंगे। फिर जिसका हम विरोध कर रहे हैं 6 महीने बाद हम दूसरे दल के साथ चले जाएंगे। राइट, लोकतंत्र में जो भी सरकार होती है वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, जनता के कल्याण के लिए होती है। ये जो कांग्रेस पार्टी है, मेरा ऑडियो इको कर रहा है, आप पहले उसको म्यूट कर दीजिए अपने कंप्यूटर में। नेतृत्व वाली पार्टी है, फर्जी गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी, और बिहार में आरजेडी जो फर्जी जननायक की भूमिका निभा रहे हैं। समझिए, ये लोग सभी अभियुक्त हैं, किसी न किसी बड़े घोटाले के आरोपी हैं, और इनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि परिवार के सदस्यों का आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित करना। चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास। बिहार सरकार में मंत्री जीवेश कुमार अनुराग हमारे साथ जुड़ गए। जीवेश मिश्रा पहले भी ठीक से बातचीत नहीं हो पाई थी। जीवेश जी, अपने सबके दावे हैं, लेकिन इस बार साफ तौर पर इतने सालों की एनडीए की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी को आप लोग काउंट नहीं कर रहे। सवाल वोट चोरी का भी है, आपका दावा है कि उसकी हवा निकल चुकी है, लेकिन विपक्ष अब भी उस पर कायम है। बेरोजगारी, पलायन, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। क्यों नहीं इसको इंपॉर्टेंस दे रही है? आप लोगों का कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि एनडीए इस बार दोबारा से आ रही है और इस बार जो है कहीं विपक्ष आसपास भी नहीं फटक रहा? अनुराग जी, इन मुद्दों को जनता महत्व नहीं दे रही है तो इसमें एनडीए की क्या गलती है, मुझे बता दीजिए। जनता न लोकतंत्र का मालिक है। बिहार की महान जनता इस समय लोकतंत्र की मालिक है। बिहार की महान जनता इस समय सरकार बनाने का अधिकार लेकर बैठी हुई है। उसका प्रतिनिधि कौन होगा, बिहार की महान जनता को चुनना है। और बिहार की महान जनता ने अगर हवा निकाल दिया वोट चोरी का, इसमें एनडीए की क्या गलती है, मुझे बता दीजिए। मुझे तो बस इतना पता है कि हम लोगों ने मन से, दिल से जनता हवा निकाल चुकी है। ये आपने कैसे कह दिया? ये तो 14 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने किसकी हवा निकाली। जनता की हवा तो अभी उनके मन में है कि किसकी निकालनी है। अनुराग जी जरा ग्राउंड रिपोर्टिंग करवा लीजिए अपने रिपोर्टर। हमारे सारे रिपोर्टर ग्राउंड पर ही हैं। जनता ने हवा निकाली है कि नहीं निकाली? हाँ, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करा लीजिए। हम तो आग्रह कर रहे हैं आपसे कि करा लीजिए। अनुराग ना बड़े लंबे समय से खबरें पढ़ रहे हैं और पिछले 6 महीने से बिहार की जो कानून व्यवस्था है, जिस तरीके से आपके मेन जो बड़े अस्पताल है उसमें पानी भरने की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नवजात को चूहे काट के मार डाल रहे हैं, ये सब हम दिखा रहे हैं। तो इसलिए आप एक ही सवाल हमारे सभी नेताओं से पूछ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2005 के पहले इस बिहार में केवल 29 पेशेंट हॉस्पिटल में होते थे। आज 300 से अधिक पेशेंट पर डे अस्पताल। चलिए ये मुद्दा लेकर के अरविंद मोहन यहाँ पर है। सुनिए, अरविंद मोहन आपके बिहार से आते हैं और कह लेने दीजिए अपनी बात। अच्छा, बात पूरी कर लीजिए। मुझे कह लेने दीजिए। सवाल क्या, मैं आपके चैनल को देख रहा था। एक ही सवाल हमारे सभी नेता से आप पूछ रही हैं। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं सर, सवाल वही रहेंगे। आपको यहाँ समझना पड़ेगा, मंच बदलेंगे, एंकर बदलेंगे, नेता बदलेंगे, लेकिन सवाल जस के तस जनता से जुड़े हुए रहेंगे और वही सवाल मैं पूछ रही हूँ। हाँ, तो आप अगर जवाब सुनने के लिए वक्त हो तो सुन लीजिए। मैं सुनना चाहती हूँ। जवाब सुनने का वक्त हो तो सुन लीजिए, और केवल सवाल ही करना हो तो मैं आपका चैनल जवाब दीजिए सर। बाकी मेहमान भी है, फिर उनका भी रुख करना है। जवाब भी तो ले लिया करिए ना। जब सवाल करती हैं तो जवाब ले लीजिए। 2005 से पहले इस राज्य में 29 पेशेंट सीएचसी में महीने में आते थे। आज 11,000 से अधिक पेशेंट आ रहे हैं। ऐसे नहीं आ रहे, बिना काम के नहीं आ रहे हैं। 2005 के पहले इस राज्य में 1,000 किलोमीटर भी ग्रामीण सड़कें नहीं थी। आज 1,17,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं इस राज्य के अंदर। 2005 के पहले आपको पटना से दरभंगा जाने में पूरा दिन लगता था। आज 2.5 घंटे में पटना से आप दरभंगा आ जाएंगे। तो सरकार का काम है, सरकार को 2005 के पहले ये देखिए, इसमें कोई 2002 यही इसी पर तो वोट पड़ना है ना। मैं समझ गया। मैं वेरीफाई करा लेता हूँ। अरविंद मोहन जी से एक बार वेरीफाई रहिए ना हमारे साथ। डिबेट है, ये डिबेट है। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अरविंद मोहन जी, जीवेश मिश्रा जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं और इस आधार पर इनको वोट मिलना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी को एकदम नकार दिया एनडीए ने इस वक्त बिहार में।
देखिए, जो चीज़ें बिहार में बहुत साफ रही हैं काफ़ी समय से, उनमें सड़क बनाने से और बिजली आने से बहुत बदलाव नहीं हुआ है। सारा का सारा हायर एजुकेशन चौपट है। आप दिल्ली में इतने यूनिवर्सिटी हैं, और दिल्ली ही नहीं, केरल तक में और आंध्रा और तमिलनाडु तक में जाके देखेंगे, आपको बिहारी बच्चे भरे मिलेंगे। दिल्ली के किसी अस्पताल में जाइए, फुटपाथ पे से लेके और आईसीयू तक में भर्ती जो मरीज हैं, उसमें बिहारियों की आप संख्या देख लीजिए। लड़कियां बिहार में बड़ी तेजी से नीतीश राज में खास तौर से पढ़ने लिखने में आगे आई हैं। उन लड़कियों का पूरे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, वो सारा इलाका आजकल लड़कियों के पीजी से भर गया है। तो बिहार में क्यों नहीं पढ़ाई, वो लड़की पढ़ सकती है? बिहार में मरीज इलाज क्यों नहीं कर सकता है? बिहार से माइग्रेशन, बल्कि ये जब हमने कह दिया, हमारी किताब माइग्रेशन पे है, सबसे पहले मैंने पढ़ाई की है माइग्रेशन की, तो ठीक वही जवाब लालू जी ने दिया था। प्रभास जी ने बहस कराई, और उसके बाद 25 साल के बाद जब उसका नया संस्करण आया, तो नीतीश कुमार ने ठीक वही जवाब दिया कि बिहारी जाके दिल्ली पर राज करेंगे। अरे भाई, बिहार पहले बिहार पे राज करना तो बेचारे खुद तो आ नहीं पाए दिल्ली। ये दिल्ली पे राज करना, और लालू जी ने कहा कि वो तो सिंघल तक पहुंच गए थे अशोक के समय में, कि वो तो माइग्रेशन होता ही रहा है, और बिहारी जो मार्च, तो वो मार्च अगर सिर्फ कराना है बिहारियों का। मैं रामकृपाल जी आपके पास आऊंगी। जो अभी अरविंद जी ने भी बड़ी बात कही, देखिए नेता जो हैं वो सिर्फ विकास की बात करते हैं, और जब उनको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जमीन पे इतना विकास हो गया है कि जनता से संभाला नहीं जा रहा है। लेकिन अगर बिहार की स्थिति की मैं बात करूं, बिहार के मुद्दों की मैं बात करूं, तो क्या आपका आकलन है? देखिए, सारे लोग अर्ध सत्य बोलते हैं। एक सवाल शोभना जी आपने बहुत अच्छा पूछा था कि जो सत्ता में है वे विपक्ष की बुराई से क्यों बात शुरू करते हैं? क्या उनके पास अपनी अच्छाइयाँ गिनाने के लिए नहीं है क्या? बड़ा मौजूद सवाल है। पहली बात तो यह है कि लोगों को खुद अपने अच्छे काम गिनाने चाहिए। रही बात यह है कि अभी जितनी बातें हो रही हैं, मैंने भी बिहार, हालांकि मैं बिहार का नहीं हूं, लेकिन बिहार को मैंने देखा है, बिहार को बहुत नज़दीक से देखा है, और आज के बिहार को भी मैंने देखा है, और वहाँ से जो लोग मिलते हैं। एक बात तो है, नीतीश कुमार की अपनी जो एक उनकी व्यक्तिगत इमेज होती है, जो लीडरशिप की होती है, वो निष्कपट और निष्कलुष सी तो उनकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। सुशासन वाली है। सुशासन। दूसरा, देखिए बिहार में बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब से नीतीश आए उन्होंने दो चार चीजें एक जो की, एक तो वो लड़कियों का, महिलाओं का जो एम्पावरमेंट हुआ, मैंने उसी बिहार में देखा है कि जो इन्होंने साइकिलें दी लड़कियों को, और जो शराबबंदी की, ये सब सारी चीजें ऐसी हैं कि देखिए ये रेवड़ी नहीं थी, ये एक फंडामेंटल चेंज वहाँ हुआ है, एक एम्पावरमेंट वहाँ पे हुआ है। दूसरा, मैं ये मानता हूँ, सब लोग जानते हैं वो भी, बिहार में अभी बहुत सारे गड्ढे हैं। जनता के सामने एक विकल्प चुनना है। ठीक है कि एक मिनट जी, कौन इस गड्ढे को बेहतर ढंग से भर पाएगा? ठीक है, अब ये चुनाव है वहां पे। वो नीतीश भर पाएंगे कि लालू भर पाएंगे? कौन भर पाएगा? कौन आने वाले समय में बेहतर विकल्प साबित होगा? ठीक है, मंत्री जी के पास मैं लौटता हूं, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर विनीत सिंह से मैं जानना चाहूंगा। विनीत सिंह, अगर ऑपरेशन सिंदूर ना हुआ होता, अगर जीएसटी रिफॉर्म ना हुआ होता, तो फिर आप को ऊंट दूसरी करवट बैठता हुआ दिखाई देता, तब आप मानते एंटी इनकम्बेंसी है? अनुराग जी, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। भाई बड़ी पेशेंस के साथ सुनते हुए मुझे लगा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे अर्ध सत्य, मुझे लगता है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। क्योंकि अगर बिहार में जो आप देखिएगा, अभी कांग्रेस की प्रतिनिधि बोल के चली गई, 10,000 रुपया क्यों दिया गया था? 10,000 रुपया बिजनेस प्रपोजल बनाने के लिए दिया गया था। क्या ये गलत है कि महिलाओं को हम बीपीएल सेक्टर से बाहर निकालें? जैसे ही आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। तो ये रेवड़ी की गिनती में कैसे आता है? दूसरी बात, पलायन की बात कर रहे थे। कोई बिहारी आईएएस बन जाता है, आईटी चला जाता है, आईएम चला जाता है और बिहार से पलायन करता है, तो क्या उसको आप पलायन मानेंगे उस सेंस में? ऐसे तो सबसे ज्यादा पलायन जो है वो केरला में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है। अनुराग जी, अगर नहीं होता तो गूगल में प्लीज सर्च कर लीजिए। और सुनिए, अभी आप एजुकेशन की बात कर रहे थे। शोभना जी प्लीज, 30 सेकंड। शोभना जी प्लीज। जी जी।
एजुकेशन की बात कर लीजिए, एजुकेशन को कहा गया कि बिल्कुल डुबो दिया गया है। अरे भैया, यूएस के आईवी लीग में सबसे ज्यादा इंडियन और चाइनीज बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो क्या उसको भी मान लिया जाए कि एजुकेशन को डुबा दिया गया इंडिया में? जहां जहां बच्चे हायर एजुकेशन में बढ़िया काम करेंगे वहां वहां चीजें तो लोग बढ़ेंगे ना। अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही थी अनुराग जी, 3.9% हालिया रिपोर्ट है, जो कि कम है आपके तेलंगाना से, आपके हिमाचल प्रदेश से, जहां पे 4.2 और 4.3 की बात होती है। क्या है ना कि बहाना बनाना इन्होंने चालू कर दिया। इसको कहते हैं ना कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा होमवर्क भी आप करके आए हैं। ये बताइए कि अगर तेलंगाना आपसे पीछे है तो बहुत सारे ऐसे राज्य भी होंगे ना जो आपसे आगे हैं, पर आप हमेशा उन्हीं राज्यों के साथ अपनी तुलना क्यों कर रहे हैं जो आपसे पीछे हैं? बिहार की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। अगर लाखों छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ता है बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर, अगर परिजनों को, एक मरीज के परिजनों जिसके बच्चे को चूहा काट के मार देता है, अगर उसको सड़कों पर उतरना होता है तो क्या उससे मुंह मोड़ ले कि केरल में ऐसा हुआ था, पंजाब में ऐसा हुआ था, दिल्ली में ऐसा हुआ था, इसलिए बिहार में हो रहा है तो ये गलत नहीं है? शोभना जी, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। देखिए, तुलना इसलिए कहते हैं कि ये सब स्टेट है जिनका कि पर कैपिटा इनकम या ग्रोथ रेट जो है, जो कि देश का नंबर 1, नंबर 2 में आता है, इसलिए बिहार की तुलना की जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास कुछ लूप होल हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं जिसको कि हम लोग फाइन ट्यूनिंग करने जा रहे हैं। इसके लिए समय थोड़ा हमें चाहिए। आप याद कीजिए कि किस बेड़ियों से जकड़ा हुआ बिहार था 2005 में, जबकि हमारा औसत आय मात्र 1200 रुपए था, आज 77,000 रुपए है। ये किसकी देन है? आज तेजस्वी यादव जी और प्रियंका गांधी या राहुल गांधी बुलेट पे चलते हैं, नाच गाना करते हैं इसी अटल पथ पे, मरीन ड्राइव पे। क्या आप सोच सकते थे? इसलिए तुलना करना पड़ा है। रील बनाया गया था तेजस्वी यादव ने, एक नया ऑप्शन उन्होंने ऑक्यूपेशन ढूंढ लिया है। आप तो बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, तो शब्दों का चयन मैं चाहता हूं थोड़ा मतलब संयमित रखें। मतलब नहीं अनुराग जी, नाच गाना तो बुरा चीज नहीं है, तो बेसिक फंडामेंटल चीज है, हर इंसान करता है। छोटे बच्चे को देख ले आप। चीज है, पर जिस कॉन्टेक्स्ट में आप उस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें थोड़ा अटपटा लग रहा है। बोलिए। नहीं ठीक है, अगर आप ये कहते हैं तो मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ऑपोजिशन ने, महागठबंधन ने अपनी एलिबाई बहाना ढूंढ लिया है। और जैसे गालिब कहते हैं ना कि हर बात पे कहते हो कि तू है क्या, अब तुम ही बताओ कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। तो हर बात पे जब बहाना ढूंढते हैं सर ना, बिहार की जनता उससे परेशान होती है और आपके आर पार। और आखिरी में 3 सेकंड, राहुल गांधी की खोट यात्रा, वो माफ कीजिएगा वोट यात्रा, गांधी मैदान में रैली करने वाले थे सर, भीड़ नहीं जुटी, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए सड़क पे उतरना पड़ा, सड़क पे एक रैली की गई। ये दर्शाता है कि बिहार की जनता किसके साथ है। ये देश आंदोलन से उपजा देश है। आजादी हमने आंदोलन से पाई है और सड़कों पर उतर कर ही पाई है। खैर, आप इसको मानते हैं कि ये कोई बड़ी सफलता नहीं है, ठीक है। जयशंकर जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। जयशंकर जी, जो कुछ कहा इस समय प्रोफेसर विपिन ने, क्या आप उनसे सहमत हैं? विनीत ने, माफ कीजिए। नहीं, किसी और के कहने से सहमति असहमति का कोई मतलब नहीं है शोभना। सीधी सी बिहार के चुनाव के कंटेक्स्ट में बहुत सारी उपलब्धियां गिनवाई हैं। है। देखिए, आपने जो 4 मुद्दे गिनाए उसमें ऑपरेशन सिंदूर, उसकी हवा उसी दिन निकल गई जिस दिन हमारी सेनाएं बढ़त पर होते हुए भी हमको संघर्ष विराम पर राजी होना पड़ा। नहीं, ये गलत भाषा है। मैं इससे सहमत नहीं। एक समय वॉर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं, वॉर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं। दूसरी बात, हवा निकली गई, ये किसने कहा? हवा निकल गई, शोभना हमको पाकिस्तान से सामने वाले की बात मौका दीजिए। एक सेकंड, मैं इस पर आपत्ति जाहिर करता हूं। मैं इस पर आपत्ति अधिकार है, बिल्कुल अधिकार जफर इस्लाम साहब, अच्छा पहले जयशंकर जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर जफर इस्लाम साहब मैं आपके पास आ रही हूं। दूसरी बात यह है कि आपने उसी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट खिलवाया पैसे के लिए। इन सब चीजों पर डिबेट हो चुकी है। फिर अब क्या बात, तो फिर तो ऑपरेशन सिंदूर का क्या मतलब? बिहार इलेक्शन आपने क्यों रखा ऑपरेशन सिंदूर? दूसरी बात, बिहार सरकार का खुद ही अपने कामकाज पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले जून से लेकर के अभी तक 13 चुनावी रेवड़ियां बांटने की घोषणाएं माननीय नीतीश कुमार की सरकार ने किया है, जिस पर 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बिहार सरकार पर अभी 3 लाख कुछ हजार करोड़ का कर्ज है, उसमें 1 लाख और जुड़ जाएगा, 4 लाख करोड़ का कर्ज हो जाएगा। हर साल बिहार सरकार को 63 लाख रुपए करोड़ 63 लाख करोड़ रुपए कर्ज का ब्याज देना पड़ रहा है। सोमनाथ, ब्याज देना पड़ रहा है। सुनिए आप, ठीक है, जफर इस्लाम से जवाब लेते हैं। सुनना तो फिर बात ही नहीं है। ठीक है, जयशंकर जाते हैं। जफर भाई बोलिए। देखिए अनुराग जी, सबसे पहली बात तो जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल जयशंकर जी कर रहे थे, ठीक है, मैंने आपत्ति कर दी, आपत्ति दर्ज कराई, आपत्ति तो दर्ज करा दी सर, इमीडिएटली कराएंगे, खारिज कर दिया आपत्ति को। नहीं भाई, दुख की बात नहीं, अग्रीड, दुख की बात है
इस तरह की भाषा का टीवी चैनल में बैठ के नहीं करना चाहिए। आप उनका मनोबल गिराने का काम नहीं करना चाहिए। सब पूरी दुनिया को जानता है कि पाकिस्तान की क्या हालत है, और आप पिक्चर भी देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो हम भेज देंगे आपको देखने के लिए। दूसरी बात, ये इन्होंने एक और बात कही कि पाकिस्तान के साथ खेला। अरे भाई, बायलैटरल नहीं खेला, इतनी तो समझ होनी चाहिए कि मल्टीलैटरल में अगर आज नहीं खेलते हैं तो हम ओलंपिक से ही बाहर हो जाएंगे। और दुनिया के हर जहाँ पर मल्टीलैटरल जो बहुत सारे कंट्री खेलती है उससे हमें बाहर होना पड़ेगा। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने साफ वार्निंग सभी देशों को दे दी, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वापस हो जाएगा। बायलैटरल नहीं खेलेंगे, वहाँ हमको इसमें मजबूरन सब जगह खेलना पड़ेगा। तीसरी बात, आपको बताना चाहते हैं कि देखिए बिहार में जो है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी अभी अनाउंसमेंट हुआ है, जो भी है, ये हमारी सरकार है और बजटरी प्रोविजन किया हमने कोई ऐसे नहीं अनाउंसमेंट कर दिया कि कोई रेवड़ी बांटने वाला अनाउंसमेंट। ये सरकार हमारी चुनी हुई सरकार है ना, इसमें पूरे अधिकार है कि जब तक जो है अनाउंसमेंट नहीं हो इलेक्शन का, तो उससे पहले हम सारी चीजें जनता के हित में कर सकते हैं, प्रदेश के हित में कर सकते हैं। उसका बजटरी अप्रूवल होना चाहिए, बजटरी सैंक्शन होना चाहिए। तो हमने बजट में अच्छा, जफर इस्लाम साहब एक बड़ा अहम सवाल दिमाग में आ गया है, और क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो गया है, नतीजे की बात हो रही है, नतीजे की तारीख भी अब सामने आ गई है 14 नवंबर। ये बताइए कि इस बार बिहार में जो सीट शेयरिंग है वो क्या रहेगी? आप बिग ब्रदर की भूमिका में आएंगे या जेडीयू को आप उतनी ही सीटें देंगे? क्योंकि भाई 2020 में तो 115 पे लड़ी थी और आप 110 पे लड़े थे, इस बार उल्टा होने जा रहा है क्या? देखिए, मुट्ठी मजबूत होती है जब साथ लड़ते हैं। इसमें कोई उंगली बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, लेकिन जब साथ होते हैं इसमें ताकत। अच्छा डायलॉग मारा। अब इसमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, बादशाह आलम साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। बादशाह आलम साहब बड़ी शालीनता के साथ कह रहे हैं, मैं कुछ पूछ लूं क्या? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ जफर भाई से कि 20 साल से सरकार में है ये वहाँ बिहार के अंदर, और ऑपरेशन सिंदूर भी किया इन्होंने, GST भी किया इन्होंने। तो ये जब सारी इन्होंने जनता के फेवर में ये जब डिसीजन ले रहे हैं, तो फिर इनको ये 10-10 हज़ार रुपया जो है 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में क्यों डालना पड़ रहा है? तो इसका भी जवाब इनसे मिलना चाहिए हम लोगों को कि ये तो रेवड़ी कल्चर के बिल्कुल खिलाफ थे नीतीश जी हमारे, कि हम तो रेवड़ी कल्चर के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं, लेकिन ये 11 या 13 तरह की रेवड़ी बांट चुके हैं। इसलिए 2025 में ये आप लोगों का जो है लुटिया दिख रही है, तो ये तरह तरह के रेवड़ी भी बांटेंगे और बावाई लूट रहे हैं। तो ये GST या किसी दूसरे पाकिस्तान सरकार ने लगाई थी क्या? ठीक है, जफर भाई जवाब दीजिए। अरे भाई, घबराहट इतना मत घबराइए। घबराहट आपके चेहरे से और बातों से दिख रही है। ये सरकार जब चुन के आती है ना जनता से, तो चिंता तो वैलिड है सर। अगर वो 20,000 डाल देंगे तो चिंता आपकी बढ़ जाएगी। ये तो सर वैलिड चिंता है। शोभना जी, बीच में नहीं, मेरा जवाब ले लीजिए। जी, मेरे जवाब ले लीजिए, फिर आप वैलिडिटी उसको और रिवैलिडेट कीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी चिंता जो है, इन्हें ठीक से जानकारी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ सरकार चुन के आती है, सरकार में रहने वाले सरकार को पूरा गवर्नेंस मॉडल अलाउ करता है कि जनता के हित में जनता के लिए काम करे। तो हमने जनता के लिए काम किया है। आपका अगर सरकार में होते तो आप भी करते। आप तो लूट के ले जाने वाले हैं, जनता के लिए कुछ करना ही नहीं है। और अभी डॉक्टर विपिन जी ने बताया कि 10,000 किस काम के लिए, जनता के लिए, और आगे में मिलेगा। हम महिलाओं के सम्मान के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये जो चुनाव आते ही जो लूट लीजिए, भला याद आ जाता है, चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे वो गरीबों का हो, चाहे वो SC ST का हो, OBC का हो, ये जो अचानक राजनीतिक दलों को जो चिंता जाहिर करने लगते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप बिहार के चुनाव से? ये तो भूतकाल में भी होता था, वर्तमान में भी हो रहा है और भविष्य में भी यही होगा। इससे आप बहुत बचिए नहीं, और ना ही आपको इसमें बहुत बड़ी बात समझ में आनी चाहिए। चुनाव आते ही जो है हर आदमी को अपनी कुर्सी स्थायी रखने की या दूसरे की कुर्सी को खींचने की बड़ी चिंता होती है, और वही हो रहा है। लेकिन ये बात सही है कि जब आप एक वैधता देते हैं किसी भी सरकार की किसी भी वक्त पे की गई घोषणा का और उसकी डिलीवरी का, इधर के वर्षों में डिलीवरी नाम का वर्ड बहुत बड़ा रहा है। केजरीवाल ने डिलीवरी दी, 2 साल से ज़्यादा, 2 टर्म से ज़्यादा वो अपनी सत्ता चलाते रहे। और राज्यों में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं
जो चलाते रहे। उत्तर प्रदेश में अगर इतने दिनों तक सरकार है, जो पहली बार ऐसा हो रहा है, तो उसके पीछे लॉ एंड ऑर्डर की डिलीवरी थी जो कथित रूप से मानी जाए या कितनी हुई, परसेप्शन तो बहुत अच्छा दिखाया गया। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगर डिलीवरी चाहे वो उज्ज्वला के माध्यम से हुई, शुरुआत वहाँ से हुई थी और उसके बाद वो डिलीवरी बढ़ाते चले गए, उसमें डीबीटी का बहुत बड़ा योगदान रहा। लोगों में जो सीधे पैसा पहुँचने की इच्छा थी और उसको वो पूरी फलीभूत हुई, उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ। और अब वो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जीविका नाम से जो जीविका अभी नहीं दी गई है बिहार में, मैं बिहार में बहुत समय तक मैंने काम किया, एक सेंटर आपके नेता का कुछ बयान आ रहा है, मैं सुन लेते हैं एक बार। बिहार के लोग जो हैं इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। जो 20 साल से इन लोगों ने अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही, घोटालेबाजी, जिस हिसाब से इन लोगों ने बिहार की सरकार ने जो दिया है, बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए, जो बिहार के अधिकार, हक और बिहार के लोगों के साथ इंसाफ कर सके, ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए। और इस बार सब लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने और महागठबंधन गिड़गिड़ाने वाला मुख्यमंत्री बता रहे हैं, लेकिन एक बार चाचा भतीजे दोनों आपस में गिड़गिड़ा चुके हैं, वापसी के लिए उनकी गुजारिश की जा चुकी है। अवधेश कुमार हमारे साथ हैं। अवधेश जी भी बिहार से हैं और बिहार पॉलिटिक्स पर बड़ी पैनी शार्प नज़र उनकी रहती है। अवधेश जी, अब ये जो 10,000 वाला मामला है, ये विपक्ष को थोड़ा चुभ रहा है। ये क्यों चुभ रहा है? ये ज़्यादा इसलिए चुभ रहा है क्योंकि SIR की हवा निकल चुकी है, वोट चोर गद्दी छोड़ की हवा निकल चुकी है, या फिर इस पर जो वो छौंक लगा है सिंदूर का, ऑपरेशन सिंदूर का और GST रिफॉर्म्स का, इससे ज्यादा बौखलाहट बढ़ी है? वजह क्या है इस बौखलाहट की? देखिए, आपके जो 4 प्रश्न है उसी से निहित ये भी प्रश्न है। मैं थोड़ा केवल फैक्ट्स जो है कुछ बात रखूंगा, क्योंकि जो SIR का मुद्दा है, ये देश को जानना चाहिए कि इतने हंगामे के बावजूद केवल 36, देखिए ध्यान दीजिए, केवल मतलब आपको 36,000 जो है मतदाताओं ने, फिर से बोल रहा हूं मैं, लगभग इतने मतदाताओं ने अपने नाम में सुधार के लिए, नाम में जोड़ने के लिए आवेदन किया, जबकि 2,01,017 मतदाताओं ने हटाने के लिए आवेदन किया था। तो इतने के बावजूद अगर मात्र मान लीजिए 36-37 हजार लोग आ रहे हैं कि हमारा नाम जोड़िए, तो ये इशू था कहाँ? पहली बात तो ये। दूसरा है कि आरजेडी, भले ये बादशाह आलम जी जो भी कहें, आरजेडी को तो उसी समय लग गया था कि राहुल गांधी जी के साथ फंस गए हैं, तो उन्होंने तेजस्वी जी ने ही उसी मंच से आगे उन्होंने बेरोजगारी से लेकर बाकी मुद्दे आधी यात्रा के बाद उठानी शुरू कर दी थी। और ठीक उस यात्रा के समाप्ति के बाद अधिकार यात्रा तो रही, लेकिन बिहार अधिकार यात्रा के नाम से शुरू हो गई, क्योंकि एक भी आरजेडी के बूथ लेवल एजेंट ने ये नहीं कहा कि कोई भाजपा के कारण जो है इस वोटर को हटाया गया, जोड़ा गया है। फर्स्ट तो ये आता है। सेकंड जो बात आ रही है कि देखिए, ये कहना इस समय बिहार 8.64% ग्रोथ रेट से है, और ग्रोथ रेट उसका 2005 से लगातार देश में दूसरी, तीसरी, चौथी की स्थिति में रहती है। तो इसलिए ये जो कोई कहता है कि बिहार में कुछ हुआ ही नहीं है, अरविंद जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से, कल्पना से परे जो बिहार के इस प्रकार की नहीं, जो सड़कें बन रही हैं, एक बड़ी गंभीर समस्या है, जो हम सभी हिंदुस्तानियों की एक बड़ी गंभीर समस्या है। हम अपनी पीठ दबाने में इतना समय लगाते हैं कि हमें कमियां जमीन पर नजर नहीं आती। कमियां है ना, सुनिए दोनों बात होगी ना। अपनी पीठ, आपको अंदाजा है बिहार पूरे देश में अगर हम देखें तो कितना पीछे चल रहा है, कितनी गरीबी वहां पर है। इसको ऐसे नहीं देख सकते। आपके डेटा को खारिज कर आपने बहुत बोला, मुझे अपनी बात आपके डेटा नहीं, आप गलत डेटा दे रहे हैं ना। आप गलत डेटा इस तरह से टीवी के ऊपर नहीं देंगे। एक एग्जाम समय पे नहीं हो पाता, एक नतीजा समय पे नहीं आ पाता, सारे एग्जाम्स में नकल हो जाती है। उसके बाद आप कहते हैं कि माय बिहार इज बेस्ट। 16,93,443 वोटर्स ने अपना नाम जोड़ने के लिए दिया है, और इलेक्शन कमीशन मेरा और अवधेश जी का बात सुन लीजिए, आपने जवाब ले लिया। अवधेश जी, एक समय पर आप इम्तिहान, रुक जाइए, अरे आलम साहब रुकिए ना।
जो आपने दावा किया, मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है और ये जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। ना मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता हूं, ना मैं यहां पे किसी को प्रेजेंट कर रही हूं। मैं ये पूछ रही हूं आपसे कि आपके बिहार में, मेरे बिहार में, इस देश के बिहार में एक भी इम्तिहान समय पे क्यों नहीं हो पा रहा? एक भी नतीजा समय पे क्यों नहीं आ पा रहा? क्यों बच्चों का अगर सिलेक्शन हो जाता है तो साल साल 2-2 साल उनको ऑफर लेटर, कॉल लेटर नहीं आ पा रहा है? इसकी क्या वजह? आपके सारे एग्जाम्स में नकल क्यों हो जाती है? पर्चे क्यों लीक हो जाते हैं? क्या ये कोई मुद्दा नहीं है जनता के लिए? मुद्दा है। नहीं सुनिए, बिल्कुल मुद्दे हैं। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था महाचौपट भी थी। हम लोग उसी बिहार में पढ़ रहे थे और देश में भी जाकर आप इम्प्रूवमेंट मान रहे हैं। महाचौपट से चौपट, जो इशू आपने चौपट को आप इम्प्रूवमेंट मान रहे हैं। आपने 4 इशू उठाए हैं ना, अवधेश जी को खत्म कर रहे हैं। 4 इशू तो बोलने दो ना, आपने 4 इशू उठाए हैं। अगर सारे इशू इसी समय डिस्कस करना है तो पॉइंट पे उतना समय नहीं है। एसआईआर का मुद्दा पूरे बिहार में आरजेडी हो, कांग्रेस के इवन बूथ लेवल एजेंट ने अगर ऐसी एक रिपोर्ट कहीं से नहीं दी, स्थानीय स्तर पर हमने पता किया, कहीं कोई, पहले सुनिए, बीच में मत बोलिए, आप लगातार सब में बोलते हैं। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, मैं डाटा गलत। तीसरी बात पर नहीं, ऐसे डिबेट है उस जो लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। सर मेरे पास वही लिस्ट है, मैंने भी उसी चुनाव आयोग का लिस्ट एक लिस्ट लेकर रखा हुआ। 2 सवाल कर रहा हूं, अगर मैं गलत बोलूं नहीं उस पर क्यों सवाल मैंने किया और शोभना ने किया, उसका जवाब दे दीजिए। पहले मैंने और शोभना ने सवाल किया, उसका जवाब ले लीजिए। रिपोर्ट है 16,93,443। यस, जुड़ा है, आवेदन से नहीं ना जुड़ा है, लेकिन आपने एडिशन 21 लाख कर दिया। ये 4.5 लाख वोटर कहां से आए? वो चुनाव आयोग ने जोड़ा है कि इतने हटे, इतने जुड़े, लोगों ने आवेदन नहीं किया। 60,000 वोटर। मैं करेक्शन की बात कर रहा हूं। लोगों की मृत्यु भी होती है, लोग छोड़ के भी जा रहे हैं। आप इलॉजिकल लाख वोटर के नाम काटे जो 1.5 लाख लोगों को जो जीवित है आपने मृतक घोषित कर दिया। आप तो बोलते रहे, जवाब दो ना। आप जो बता रहे हैं ना, आप जो डाटा लेके आए हो, ये जो डाटा आपके आपस में इन लोगों का मतभेद है। एक दूसरी बात बता देता हूं। बोलिए सर, बोलिए। शांति जरूरी है। नहीं कोई मतभेद करेगा, मेरी बात आप बीच में क्यों? अभी आएंगे। अच्छा ठीक है, अवधेश जी की बात खत्म हो जाए, फिर ये जो बता रहे हैं ना, ये चुनाव आयोग ने बताया कि 22,34,000 नाम हमने हटाए हैं और उसके बाद जितना ही कह रहे हैं कि इतने लाख हमने जोड़े हैं, तो वो तो ठीक बात है। लोगों ने अप्लाई नहीं किया कि हमारा नाम छूट गया है, मैं उतनी बात कर रहा हूं। वो तो चुनाव आयोग का आंकड़ा है कि उतने जुड़े उतने हटे हैं, उस पर तो बहस ही नहीं है। यही तो त्रासदी है इस देश की कि इसमें बहुत बड़ी आबादी है जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, जो इस तरह की वो मैं तो केवल इसका डाटा दे रहा हूं कि लोगों ने आपत्ति करने वाले। परिमल कुमार को जोड़ना चाह रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। परिमल कुमार, अरे भैया पार्टी के प्रवक्ता, अरे भैया, अरे बादशाह जी, जेडीयू के प्रवक्ता परिमल कुमार कुछ बोलना चाह रहे हैं। परिमल कुमार जी को सुन लीजिए, परिमल कुमार जी बोलिए। अच्छा सुनिए बादशाह जी, बादशाह स्टूडियो में होने का लाभ मत उठाइए। हाँ, 2 महत्वपूर्ण आपके परिमल जी बोलिए। एक तो शोभना जी ने कहा कि बिहार में स्वयं पर एग्जाम नहीं होते। यह वही बिहार है जब लालू प्रसाद यादव और राजद शासन के दौरान पूरे जो कॉम्पिटिटिव लाइफ स्टूडेंट का होता है, मुश्किल से 2 बार 2 अटेम्प्ट में अपीयर होने का मौका ही मिल पाता था। प्रत्येक एग्जाम में केस होते थे। अरे शिक्षा व्यवस्था पर आपने अवधेश जी को नहीं सुना? पहले लालू राज में वहां चौपट थी, अब चौपट है। इस पर तो कुछ कहिए परिमल जी। ये वही बिहार है जब बीपीएससी जो परीक्षा बैक टू बैक एग्जाम, एक के पीठी, दूसरे के मेंस और तीसरे के टेबल हो रहा है। अभी 6 राज्यों के एक्सपर्ट आए थे बिहार इस बात का एनालिसिस करने या अध्ययन करने की किस तरह पारदर्शिता पूर्ण बिहार में परीक्षाएं आयोजित की जाती है। अरविंद मोहन जी अध्ययन करे बैठे हैं। अरविंद मोहन जी हमारे टीचर लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, विश्वविद्यालय सेवा आयोग में जो मेंबर्स है वो बताते हैं कि जो आता है उसी में से हमको अपॉइंट करना है। लोग ही नहीं रहे जिनको माना जाए कि प्रोफेसर। क्या ये असफलता नहीं है कि हम अरविंद मोहन को जोड़ना चाह रहे हैं? एक मिनट मैं ला रहा हूँ। अरविंद मोहन को जोड़ना चाह रहे हैं। परिमल जी आपसे सवाल है अरविंद जी का। अरविंद मोहन को पूछना चाह रहे हैं। परिमल जी रुक जाइए, आप ही जवाब दीजिएगा। परिमल जी अरविंद मोहन जी का सवाल ले लीजिए। मेरी पढ़ाई गांधी पे आजकल है काफी। 17 में जब गांधी गए हैं चंपारण तो उनको कस्तूरबा छोड़ के कोई औरत नहीं मिली और 30 में 25,000 औरतें जेल गई हैं। दुनिया के किसी क्रांति और किसी आंदोलन में आज तक 30,000 25,000 औरत एक साथ जेल नहीं गई है।
नीतीश कुमार बोलो। 20 साल पहले अब मैं महिला बोलूं। आरक्षण और साइकिल और पंचायत में रिजर्वेशन दे रहे हैं और उनकी पार्टी को 10% के ऊपर टिकट देने लायक महिलाएं नहीं मिल रही हैं। आज मैं वो बोलूं? कौन उद्यम और ये उद्यम करके पैसा बांटे जा रहे हैं। एक उद्यमी बिहार में औरत नहीं निकली है। ये औरतों का दोष है या लीडर का दोष है या बोलिए सरकार- परिमल जी, किसका दोष है ये? अनुराग मैं बोलूं, परिमल जी, अभी अभी अरविंद मोहन जी ने कहा था कि मैंने प्रवास पर माइग्रेशन पर कुछ पुस्तकें लिखी। मैं इनके इंफॉर्मेशन के लिए बतला दूं कुछ टर्म। यदि लोग शिफ्ट करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 24 आवर्स, कॉम्यूटेशन कहते हैं, 1 डे to 7 डेज के लिए कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं, और मोर देन 7 डेज होता है तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। लेकिन यदि लोग प्रताड़ित होकर धार्मिक और राजनीतिक कारणों से देश छोड़ते हैं, राज्य छोड़ते हैं, तो उसको पलायन कहते हैं। बिहार में पलायन उसी समय हुआ जब लालू राबड़ी देवी की सरकार आज थी। नहीं हो रहा। लोग हाँ नहीं, आज प्रवास हो रहा है। और यदि कांग्रेस वाले प्रवास की बात करते तो मैं बतला दूं, बताइए भाई, यहाँ पे कौन बिहार के मामलों का जानकार है? रामकृपाल जी, आप सहमत हैं? प्रवास हो रहा जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। परिमल जी, आपकी बात पूरी कर लीजिए, 1 मिनट। बादशाह जी हो जाइए, बादशाह जी, आप डिबेट में पहले बादशाह बन चुके हैं। मैं आपको बतला दूं, सर्विस का भी ट्रेड होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेड। इसके लिए WTO का प्रोविजन GATT से जनरल एग्रीमेंट ट्रेड सर्विसेज, जिसमें सर्विस को M1, M2, M3 और M4 में बांटा गया। और केंद्र सरकार उस समय जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने WTO पर सिग्नेचर किया, इस प्रोविजन पर सिग्नेचर किए। आज यदि कोई बच्चे बिहार में बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाता है, ये ऑप्शन के आधार पर, ये नहीं कि लालू प्रसाद यादव के समय जो गुंडे प्रताड़ित करते थे, जिस तरह बड़े बड़े उद्योगों के पलायन होते थे, वह पलायन बिहार में अब नहीं हो रहा है। अब तो रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति आ रही है बिहार में। और दूसरी बात, यह वही बिहार है जहां लालू प्रसाद यादव के समय किडनैपिंग इकोनॉमी चलता था। आज देखिए अभी इन्वेस्टर्स मीट हुए थे, 1,80,1 करोड़। मैं रामकृपाल जी, देखिए वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी मौजूद है। जो भी दावा परिमल कुमार जी कर रहे हैं कि अब पलायन नहीं हो रहा, यहाँ पर तो प्रवास हो रहा है। रामकृपाल जी देखिए, मैं एक बात कहने वाला था कांग्रेस की प्रवक्ता शुरू से जो उन्होंने बोला था, लेकिन हम यहाँ पर इस स्टूडियो में 8 लोग बैठे हुए हैं और हम सब माइग्रेट करके आए हैं। देखिए, माइग्रेट हर स्टेट से होता है। निश्चित तौर पर बिहार पहले इस मामले में था कि वहाँ से, याद कीजिए पंजाब का, पंजाब में कटाई के लिए सारे लोग जाते थे। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई मनरेगा के बाद, जब पंजाब के एक मंत्री गए नीतीश कुमार से मिले और बोले कि भाई अब तो कोई आ ही नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कुछ बिहार के लोगों को हमारे यहाँ भेजिए। ये तक था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, माइग्रेशन रुका नहीं है, लेकिन दोनों तरफ हो रहा है। आज दिल्ली में आप देखिए, चारों तरफ अगर आप देखेंगे मैक्सिमम बिहार के लोग मिलेंगे। सर, नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत पलायन दिल्ली में हो रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बहुत लोग बच्चे आ रहे हैं। नहीं, एक बात। दूसरी बात, जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी, भाई वो खटाखट पहुंचेगा। 8,000 रुपए की बात, ये बात कहां से आई थी? किसी और पार्टी ने तो खटाखट नहीं कहा। एक ही पार्टी ने कहा था कि 1 जुलाई को खटाखट आपके अकाउंट में जाएगा। बाद में कई महिलाएं हमने चैनल पर रोती हुई दिखाई, तो कम से कम ये खटाखट लाने वाले लोग ये बात तो न कहें कि रेवड़ी है। नहीं, और एक आरजेडी के काल में पलायन केवल रोजगार के लिए नहीं हुआ, लोगों का जीना मुहाल हो गया। जिनके पास जमीन 5 एकड़ और इसीलिए आरजेडी को अभी तक सत्ता नहीं मिली, और इसीलिए आरजेडी सत्ता में नहीं लौट पाई। समय कम है, जयशंकर जी को जोड़ना चाह रहे हैं। जयशंकर जी, 1 मिनट, जयशंकर बिल्कुल हुआ, बिल्कुल सहमत हूं। बड़ा कारण था कानून सहमत हूं, इसीलिए लालू यादव सत्ता में नहीं लौट पाए ना, इसीलिए लौट नहीं पाए। देखिए, यहाँ सेलेक्टिव मेमोरी की बात नहीं करनी चाहिए। पहली बात यह है कि जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था तो यहीं पे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। आज महिलाएं आज तक इंतजार करी हो। उससे पहले अरविंद केजरीवाल 1,000 रुपए देने की बात कर चुके थे ना। एक सेकंड शोभना जी, मैं जनता दल के यू के प्रवक्ता से एक जानना चाहता हूं कि एक समय नीतीश कुमार जी थे, जब राजद के साथ सरकार साझा कर रहे थे, चिड़ियाघर में मिट्टी को लेकर के कोई तथाकथित घोटाला हुआ था, उन्होंने तेजस्वी यादव और
तेज प्रताप यादव से कहा था कि आप लोग सफाई दीजिए, पब्लिकली सफाई दीजिए, उन्होंने नहीं दिया, अलग हो गए सरकार से। ठीक, आज की तारीख में प्रशांत किशोर बिहार सरकार के 4-5 लोगों के बारे में, अशोक चौधरी, ठीक है, सम्राट चौधरी, आपका समय नहीं, मंगल पांडे, अगर जवाब चाहिए तो फिर सवाल खत्म कीजिए। दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल के बाद तथ्यों के साथ आरोप लगा। सवाल रह गया, अगली डिबेट में देखिए आपने इतना लंबा सवाल पूछ लिया कि समय खत्म हो गया। परिमल जी 10 सेकंड में जवाब देना चाहेंगे? 10 सेकंड में। इनको शायद जानकारी नहीं है, जब तेजस्वी जी पर चार्जशीट हुआ था तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने कहा कि आप स्पष्टीकरण दें। अभी जो जन सुराज के जो नेता हैं